तो कॉर्पोरेट टैक्स में टैक्स सेविंग्स का या टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करने का जो 3 प्रोसेस आपने कल देखा था वो था टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। इसमें से टैक्स इवेजन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज टैक्स अवॉइडेंस पहले हम देखें। व्हाट इज़ टैक्स अवॉइडेंस? थोड़ा सा टैक्स इवेजन तो बिल्कुल आपने देखा थेफ्ट ऑफ टैक्स है, कर की चोरी है। लेकिन ये टैक्स अवॉइडेंस जो है चोरी तो है नहीं, लेकिन इंटेंशन रॉन्ग है कि अगर आप में कोई कमजोरी है तो उसका हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसका मतलब मेरा इंटेंशन गलत है। ठीक है, आप में कमी था लेकिन वह इंटेंशन गलत हुआ मेरा। ठीक उसी तरह ये जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको अवॉइडेंस नाम इसलिए दिया गया कि लीगल प्रोविजन में जो शॉर्ट कमिंग था, जो वीकनेस था टैक्स लॉज में, उस लॉज का एडवांटेज ले लिया आपने। हालांकि ये बाद में सामने आ जाएगा टैक्स एजेंसीज के सामने, गवर्नमेंट के सामने, और इसमें सुधार किया जाएगा, अमेंडमेंट किया भी जाता है। हो सकता है अगर बैक डेट से अमेंडमेंट कर दिया जाए तो आपके द्वारा जो टैक्स बचाया गया वो वापस ले लिया जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा। लेकिन आपका ये रॉन्ग इंटेंशन जरूर दिखाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसको लीगल नहीं मानता। लाइक टैक्स प्लानिंग, इसको लीगल नहीं माना जाता। जस्ट it is a process of reducing tax liability by an assessee by taking maximum advantages of the loopholes available in the tax provisions and rules। यानी कर में जो खामी था, कमियां थी, उस कमियां का मैक्सिमम एडवांटेज लेने का आपने प्रयास किया। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप समझ सकते हो कि सपोज कीजिए कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हम मेंबर हैं, 4 भाई हैं, उसके चीफ हम माने जाते हैं, कर्ता माने जाते हैं। तो नेचुरली हमारे नाम से 2 फाइल बनेगा। एक तो हम सैलरीड पर्सन हैं तो एक इंडिविजुअल के रूप में अपने व्यक्तिगत इनकम पर टैक्स देंगे, तो एक फाइल मेरा इंडिविजुअल एसएससी के रूप में होगा इनकम टैक्स का, और दूसरा फाइल चूँकि एचयूएफ के चीफ हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो इनकम है, ज्वाइंट इनकम, ज्वाइंट प्रॉपर्टी से, ज्वाइंट कारोबार से, तो उस इनकम के लिए भी हम ही एसएससी माने जाएंगे। ओके, अब हम अपने टैक्स बर्डन को कम करने के लिए कुछ पैसा, यानी एक हस्बैंड या जीवन में स्पाउस के बारे में कहिए, वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को, जो भी करदाता हो, अपने टैक्स को बचाने के लिए अपने जीवन साथी को गिफ्ट कर देता है कुछ रकम, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, यूँ ही गिफ्ट कर देता है। तो इससे क्या होगा कि करदाता का जो एसेट था उसमें 10 लाख की कमी आ गई। अब वो 10 लाख रुपीज़ किसके पास चला गया? स्पाउस के खाते में चला गया। स्पाउस कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं करता, उसका इंडिविजुअल एसएससी के रूप में वो टैक्सेबल भी नहीं है। तो इस 10 लाख को कल को वो जीवन साथी कहीं एफडी करता है या इन्वेस्ट करता है, तो उससे जो रेगुलर इनकम आएगा उस 10 लाख कैपिटल का, वो उसका इनकम माना जाएगा जिसको मैंने गिफ्ट किया। तो ऐसे में आप ये जो हमारा ये जो एसएससी है उसके इनकम में अगर वो इनकम जुट जाता तो क्या होता? हमारा टोटल इनकम, उस करदाता का टोटल इनकम हो सकता है मैक्सिमम रेट स्लैब में चला आता, ब्रैकेट में, यानी 30% रेट स्लैब में कवर कर जाता। लेकिन उसके ना शामिल करने से वह 15% टैक्स रेट में ही आ रहा है, तो वो टैक्स तो सेव कर लिया अपना। लेकिन इसको हम इस तरह के ट्रांजैक्शन को विंडो ड्रेसिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, दिखावटी लेन देन करते हैं। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 64(1) है क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसमें इस प्रकार के जो विंडो ड्रेसिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, दिखावटी लेन देन, उसको करेक्ट नहीं माना जाता। और नतीजा वो पत्नी का जो इनकम आ रहा है उस 10 लाख गिफ्टेड अमाउंट से, वह हस्बैंड के इनकम में ही पुनः टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जोड़ के टैक्सेशन लगा दिया जाता। तो हम ये जानते हैं कि पत्नी को अगर अपने फाइल में से 10 लाख हम डोनेट करते हैं व्यक्तिगत इनकम के, तो वो हमारे में टैक्सेबल रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने होशियारी क्या किया कि एक एचयूएफ फाइल से हम 10 लाख गिफ्ट कर दिए। चूँकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो इनकम है उसका एक शेयरदार हम भी हैं, तो उसके
इनकम पर तो चूंकि एचयूएफ करदाता के रूप में टैक्स लगा गया होता है, इसलिए जब वो शेयर बटता है तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना होता है। तो हम अपना एसेट में अगर उसको शामिल किए रहते तो कल को उस 10 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करते तो मेरे इनकम में शामिल होता ना, लेकिन हमने गिफ्ट किससे करवा दिया? एचयूएफ के फाइल से करवा दिया। तो अब वो पर्सनल इनकम उस वाइफ का हो जाएगा जिसका टैक्सेबल लिमिट से बहुत नीचे इनकम रहेगा, नतीजा उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा और हमारा टैक्स बर्डन टोटल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चालाकी हुआ कि यहाँ पे अपने सोर्स से देन गिफ्ट करने पर वह टैक्सेबल हो जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 64(1) के तहत, लेकिन एचयूएफ के फाइल से अगर हम गिफ्ट करते हैं तो वह क्लबिंग नहीं हो पाएगा। तो इस रूल में जो खामी था उसका एडवांटेज हमने ले लिया। यहाँ इंटेंशन मेरा सही नहीं है, हम गवर्नमेंट को एक तरह से कलरफुल तरीके से उस ट्रांजैक्शन को शो करके हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि टैक्स अवॉइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ डॉजिंग टैक्स बर्डन which technically satisfies, it is a device which technically satisfies the rules and laws of or provisions, but not accordance with the legislative intent। यानी लेजिस्लेशन का जो उद्देश्य है, जो इंटेंशन है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता। कानून के नियम को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल नहीं मानता, इसको बढ़ावा देने से रोकता है और गवर्नमेंट को इस बात के लिए इशारा करता है कि इस तरह के रूल्स एंड प्रोविजंस में लूप होल्स को केयरफुली ढंग से हैंडल करना चाहिए, है ना। तो वही बात हमने लिखा कि इट इज एन अनदर प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन विच एन एसएससी अवेल्स द एडवांटेजेस of loopholes in the provisions of tax laws. In fact, it is a process of dodging tax burden without violating the tax rules and provisions by taking benefits of the weakness in the provisions. But the Supreme Court of India doesn't recognize it as a legal practice because it reflects wrong intention of the taxpayers. Clear? तो अब हम लोग देखें फीचर्स इसका। वो डेफिनेशन से ही, एक्सप्लेनेशन से क्लियर है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वंस टैक्स लायबिलिटी। इट डज नॉट वायोलेट द टैक्स और रूल्स और प्रोविजंस, टैक्सेशन रूल्स एंड प्रोविजंस। इट इज नॉट अ टैक्स इवेजन, बट इट्स इंटेंशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और सोसाइटी, है ना, ऑफ द नेशन और सोसाइटी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये टैक्स इवेजन नहीं है, कर की चोरी नहीं है, बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट से ही कुछ ऐसा कमी रह गया रूल्स बनाने में जिसका फ़ायदा ये उठाया गया। लेकिन ये इंटेंशन अच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो राष्ट्र हित में है टैक्स बचाना और ना सोसाइटी के हित में टैक्स बचाना है। फिर भी लोग प्रलोभन के वजह से, लोभ की वजह से अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, ऐसा इंटेंशन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल नहीं माना और बताया गया कि अगर वो अमेंडमेंट कर दिया जाता है, तो अमेंडमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से उस लूप होल्स को दूर कर दिया जाता है तो हो सकता है कि जो टैक्स आपने सेव किया था, करदाता ने डॉज किया था इस प्रोसेस से, वो वापस उसको गवर्नमेंट को करना पड़ जाए, रिफंडेबल हो जाता है। तो ये टैक्स अवॉइडेंस अगर पकड़ में नहीं आया कानून को, तब तो आप सक्सेस हो गए, अदरवाइज आप पकड़ में आ सकता है और आप उस तरह के ट्रांजैक्शंस जो आपने किए हैं उससे जो टैक्स में बचा वो वापस गवर्नमेंट ले सकती है। इस तरह का प्रैक्टिस ये भी लीगली प्रेफरेबल नहीं है, कानूनी तौर पर ये भी प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन कानून का हाथ उस वक्त कमज़ोर हो जाता है चूँकि लूप होल्स है उसी के द्वारा, है ना, उसका नाजायज लाभ उठाना होगा। तो टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने का सबसे लीगल एंड प्रेफरेबल जो तरीका है, प्रोसेस है, वो है टैक्स प्लानिंग। यानी टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वंस फाइनेंशियल अफेयर्स इन सच ए वे so that maximum advantage of exemptions, deductions
taxation reliefs can be availed by the SSC without any violation of the rule, है ना, and provisions of the tax laws। कहने का मतलब है कि ये टैक्स प्लानिंग कभी भी किसी भी तरह से इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, किसी भी रूप में, ना तो इंटेंशन से और ना ही जानबूझ करके, या ना ही जो है सो ये फ्रॉड या किसी भी प्रकार का धोखा इसमें है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, अफेयर्स को, अपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को, अपने एक्सपेंडिचर्स को इस प्रकार से अरेंज करना है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लॉज में डिडक्शंस के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं उसको सेटिस्फाई करे और उस डिडक्शंस को अवेल करे। जो एग्जेम्पशंस का बेसिस है उसको सेटिस्फाई करे, वो उसको एग्जेम्पशंस को अवेल करे। तो इस प्रकार से पूरे अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड अफेयर्स को अरेंज करना एडवांस में, ताकि उससे जो जनरेट इनकम है उसके अगेंस्ट में हमको हैवी डिडक्शन, हैवी एग्जेम्पशन मिले और हमारा टोटल इनकम मिनिमाइज हो जाए। और टोटल इनकम जब मिनिमाइज होगा तो टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो एक एक्सपर्ट का सलाह लिया जाता है जो जानकार होते हैं टैक्स लॉज के, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और अदर टैक्स प्लानर हो या टैक्स एडवोकेट्स जो हो, उनके द्वारा इसको अरेंज कराया जाता है। लीगल एडवाइज़र के रूप में जो होते हैं एक्सपर्ट्स, उनसे अरेंज कराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझने का कोशिश करो कि सेक्शन 80C से 80U तक बहुत सारे आपके डिडक्शंस हैं जिसका आप लाभ ले सकते हो। तो जैसे हम अपने सरप्लस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जो बचत होता है एक्सपेंसेस पूरा करने के बाद जो हमारा सेविंग होता है उस सेविंग को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जिसका हमको टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाए और इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो भी मिल जाए हमें। तो टैक्स सेविंग स्कीम्स खोजेंगे, जो कौन सा स्कीम्स है जो सेक्शन 80C के अंतर्गत हमें छूट दिलाएगा। तो चलो भाई, इंश्योरेंस सब कोई कराता है, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस करा लेते हैं, उसका जो पॉलिसी प्रीमियम जमा करेंगे उस प्रीमियम का डिडक्शन हमको टोटल इनकम में मिल जाएगा। आप बच्चे का ट्यूशन फी, हायर एजुकेशन का फी जमा करते हो, उस फी का रिसीट ले लो, वो 30C के अंतर्गत आपका छूट मिल जाएगा। आप जो है सो हाउसिंग लोन लेकर के मकान बनाया है, तो हाउसिंग लोन के लिए जो इंटरेस्ट एनुअली आप पे करते हो उसका रिबेट ले लो 80C के अंतर्गत। यानी आप अगर अपने पूरा के पूरा कैपिटल से मकान बनाए होते तो कैपिटल पर जो आपने इंटरेस्ट फॉरगो किया अपने पर्सनल कैपिटल पर, अपने ओन कैपिटल पर, वो तो गया, वो इनकम तो आया नहीं। अब बल्कि इससे जो हाउस बनाए तो आपको इंटरेस्ट का छूट भी नहीं मिला, क्योंकि अपना कैपिटल था, आपका मकान बनाने में लगाया था। सो लेकिन यही आप हाउसिंग लोन ले लेते हो तो लोन पे जो इंटरेस्ट चुकाते हो उसका डिडक्शन मिल जाता है आपको, और इधर जो आपका ओन कैपिटल है उसको कहीं और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट सोर्स में लगा सकते थे आप, है ना। तो ये प्लानिंग हुआ, है ना, इसमें कहीं से कोई रूल का वायोलेशन नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचें, ये तो शॉर्ट टर्म हुआ कि करंट ईयर में जो फाइनेंशियल अफेयर्स है उसको कैसे अरेंज किया जाए इन द लॉन्ग रन। सोचिए कि हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट और न्यू बिजनेस यूनिट, एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो हम टैक्स प्रोविजंस के अनुसार सेक्शन 80IC, 80IAB, 80I इसके अंतर्गत टैक्स रिबेट का या टैक्स डिडक्शंस का एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो हम अपने बिजनेस को उसी लोकेलिटी में उसी नॉर्म्स के अनुसार सेटअप देंगे। जैसे सेक्शन 80 भी कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस को किसी बैकवर्ड स्टेट में, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है माना जाता है इनकम टैक्स में, या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एक्टिविटीज़ वहाँ कुछ भी नहीं है, तो सरकार उसको प्रायोरिटी सेक्टर में दी है ताकि उस लोकेलिटी का विकास हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो उस लोकेलिटी में भी, उस डिस्ट्रिक्ट में भी, उस स्टेट में भी। तो अगर आप वहाँ उस सेक्शन को के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए उस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आप
बिजनेस सेटअप देते हो इंडस्ट्रियल यूनिट का, तो उसके संबंध में है क्या है, तो आपको अगले 10 साल तक 100% टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरा सोचिए कि हम एक बिजनेस सेटअप हमको करना है, कहीं ना कहीं तो करना है, तो क्यों ना ऐसे जगह करूं जो उसका एडवांटेज ले। सपोज कीजिए आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो ऐसा बिजनेस क्यों ना चुनो जिसमें टैक्स का मैक्सिमम एडवांटेज है या गवर्नमेंट का मैक्सिमम फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सब्सिडीज है। तो इस तरह से अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट है, किसी चीज़ का एक्सपोर्ट है, उसको गौ सरकार ने बढ़ावा दे रखा है, किस प्रकार के एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, और इस जोन में अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप होता है तो उसको मैक्सिमम टैक्स एडवांटेज मिलेगा, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, स्टार्टअप कैपिटल का सपोर्ट मिलेगा। तो हम अपने बिजनेस को उसी रूल्स और प्रोविजन के अनुसार अरेंज किए और सारा अफेयर्स भी उसका अरेंज किए। तो इस प्रकार से जो हम टैक्स एडवांटेज लेते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल पार्क खोलते हो, इकोनॉमिक जोन में खोलते हो, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, अगले 5 साल 10 साल तक आपका टैक्स फ्री रहेगा आपका बिजनेस इनकम, एक पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये 10 ईयर्स का एडवांटेज हम लेना चाहेंगे लॉन्ग टर्म लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, तो हम अपने बिजनेस को उसी एरिया में सेटअप करेंगे। हम लोग देखें इसको डेफिनेशन के तौर पर, इट इज़ अ लेजिटिमेट प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन बाय द अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर्स विच एनेबल हिम टू take maximum advantages of exemptions, deductions and rebates without violating in any way the tax laws and their provisions. In fact, tax planning is an indispensable part of financial management which is deliberately preferred by almost all kinds of business enterprises and other assessees to minimize their tax burden by taking their investment decisions, expenditure decisions in accordance with full compliance of laws. What's problem? ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में सेंटेंस लिखते समय इसलिए बोले हैं क्योंकि आप बहुत चेंज किए हैं, हम लोग पूरा वीडियो हटा के सिर्फ इधर ये काटता हूं। हो गया, काटे समझाइएगा नहीं? हाँ, हम तो पहले ही समझा चुके, उसको राइट डाउन कर दिया। यानी ये तर्कपूर्ण तरीके से किसी करदाता के फाइनेंशियल अफेयर्स को इस प्रकार से अरेंज करना, उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इस प्रकार से अफेक्टेड बनाना, या उसके एक्सपेंडिचर को इस प्रकार से अरेंज करके डिसाइड करना, ताकि जितने भी अधिक से अधिक एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस की व्यवस्था टैक्स में डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पे दिए गए हैं, उस टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वो सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन का फ़ायदा लिया जा सके और टोटल इनकम को मिनिमाइज करते हुए फाइनल टैक्स बर्डन को न्यूनतम रखने में सफल हो सके। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। क्योंकि ये फुल कंप्लायंस विथ लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस होता है, इसीलिए सारे के सारे हम समझते हैं मैक्सिमम इंटरप्राइजेस जो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं वो अपना टैक्स प्लानिंग को ही टैक्स लायबिलिटी घटाने के लिए प्रोसेस को अपनाते हैं, ना कि टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस को प्रेफर करते हैं।